आज हमारे सामने झारखंड के एक जिले गोड्डा की कहानी है। हमें जो स्रोत मिले हैं वो एक जिले की पूरी यात्रा दिखाते हैं। बिल्कुल। प्राचीन महाजनपद के दिनों से लेकर आज एक पावर सिटी बनने तक। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है बल्कि एक पहचान के बदलने की कहानी है। हाँ, और ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। इन दस्तावेजों में एक तरफ माँ योगिनी शक्तिपीठ की हजारों साल पुरानी आस्था है, तो दूसरी तरफ अडानी पावर प्लांट के वो विशाल कूलिंग टावर जो भविष्य की ऊर्जा की कहानी कह रहे हैं। सही बात है। तो गोड्डा की कहानी असल में आज के भारत की कहानी का एक छोटा सा मॉडल है, परंपरा और तरक्की के बीच का संतुलन। तो चलिए इसी संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं गोड्डा के परिचय से। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक जिले के तौर पर इसका जन्म ज्यादा पुराना नहीं है। 25 मई 1983 को हाँ, 1983। इसे पुराने संथाल परगना जिले से अलग करके बनाया गया था। और ये तारीख जरूरी है। वो क्या है ना कि 1980s के दशक में देश में कई नए जिले बने। अच्छा। मकसद था कि प्रशासन को लोगों के करीब लाया जाए और विकास को गति दी जाए। तो गुड्डा का बनना भी इसी सोच का हिस्सा था। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो मुझे इन दस्तावेजों में मिली, इसके उपनाम। कभी इसका एक आदर्श वाक्य हुआ करता था ग्रीन गोड्डा, और आज इसकी पहचान है पावर सिटी। ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना। ग्रीन गोड्डा से एक शांत हरियाली से भरी शायद कृषि प्रधान जगह की तस्वीर जहन में आती है। बिल्कुल। और वहीं पावर सिटी से कोयले की धूल, बड़ी बड़ी मशीनें और बिजली के तारों का जाल नजर आता है। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। नहीं, ये उस जिले की आत्मा, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य की दिशा का पूरा बदल जाना है। ये इस बात का संकेत है कि गोड्डा ने विकास का कौन सा रास्ता चुना है। और ये जिला है कहाँ? अगर भारत के नक्शे पर देखें तो ये झारखंड के उत्तर पूर्वी कोने में है। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है कि इसकी एक लंबी सीमा बिहार के भागलपुर और बांका जिलों से लगती है। हाँ, और ये भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बहुत अहम बना देती है। संथाल परगना का ये एकमात्र जिला है जिसकी बिहार के साथ इतनी मजबूत कनेक्टिविटी है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि ये व्यापार, लोगों की आवाजाही और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक प्राकृतिक गेटवे की तरह काम करता है। ये सिर्फ एक सीमा नहीं है, ये अवसरों का एक गलियारा है। तो ये जमीन सिर्फ राजनीतिक सीमाओं से नहीं बंधी है, इसे नदियां भी आकार देती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में सुंदर नदी का जिक्र है, जिस पर सुंदर डैम बना है। एक और नदी है गुमानी, जो पास की राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। और एक नाम जो खास तौर पर ध्यान खींचता है वो है बासलोई नदी। स्रोत ये बताते हैं कि ये गोड्डा के ही बांस पहाड़ से निकलती है। ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत मायने रखती हैं। हाँ, यहाँ तक कि लिखा है कि ये जानकारी जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जो लोग राज्य के प्रशासन में जाना चाहते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने राज्य की नदियों के स्रोत तक को जाने। बिल्कुल, क्योंकि ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये उस इलाके की जीवन रेखाएं हैं। ये तय करती हैं कि वहां की मिट्टी कैसी होगी, खेती कैसी होगी, लोगों का जीवन कैसा होगा। जैसे यहाँ मुख्य रूप से लाल मिट्टी मिलती है। अच्छा। जो कुछ खास तरह की फसलों के लिए अच्छी है, लेकिन राजमहल की पहाड़ियों के पास काली मिट्टी भी मिलती है, जो कपास जैसी नकदी फसलों के लिए बेहतरीन मानी जाती है। ये विविधता गोड्डा की कृषि को एक मजबूती देती है। तो ये नदियां और मिट्टी गोड्डा की जमीन को आकार देती हैं, लेकिन इस जमीन पर इंसानी कहानी क्या रही है? इतिहास में चलते हैं क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि ये क्षेत्र बहुत पुराना है। बहुत पुराना। प्राचीन काल में ये शक्तिशाली अंग महाजनपद का हिस्सा था। अंग महाजनपद, जिसका केंद्र आज का भागलपुर था, वो उस समय के 16 सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। इसका हिस्सा होने का मतलब है कि गोड्डा उस दौर में भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र रहा होगा। ये कोई अलग थलग इलाका नहीं था। बिल्कुल नहीं। और फिर ब्रिटिश काल में इसका जिक्र दामन एक को क्षेत्र के हिस्से के रूप में आता है। ये क्या था? दामन ए को, ये फारसी शब्द है। इसका मतलब है पहाड़ियों का आंचल। अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ियों के आसपास के इस पूरे इलाके को संथाल और पहाड़िया जनजातियों के लिए सीमांकित कर दिया था। अच्छा। तो एक तरह से उनकी पारंपरिक भूमि को चिन्हित करने की कोशिश थी। तो गोड्डा का इतिहास सीधे तौर पर झारखंड के आदिवासी इतिहास से जुड़ा हुआ है। और इसी ऐतिहासिक जमीन पर आस्था के बड़े बड़े केंद्र भी हैं। सबसे प्रमुख नाम है माँ योगिनी शक्तिपीठ। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि ये देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है,
लेकिन इसे एक गुप्त शक्तिपीठ माना जाता है। गुप्त शब्द इसे और भी रहस्यमयी और शक्तिशाली बना देता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ माता सती की बाईं जांघ गिरी थी। अच्छा, जांग। हाँ, यही वजह है कि यह सिर्फ एक स्थानीय मंदिर नहीं बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ एक और दिलचस्प बात लिखी है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। ये तो इसे सीधा महाभारत काल से जोड़ देता है। हाँ, और यही चीजें किसी स्थान को सिर्फ एक भौगोलिक जगह से उठाकर एक सांस्कृतिक और पौराणिक लैंडमार्क बना देती हैं। जब इतिहास और मिथक एक जगह पर मिलते हैं तो वो जगह बहुत खास हो जाती है। इतिहास और लोक कथाओं की बात चली है तो राजा बसंत राय और उनके रहस्यमयी तालाब का जिक्र भी करना होगा। हाँ। ये बसंत राय प्रखंड में है। हाँ। कहानी बड़ी अजीब है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। किंवदंती है कि इस तालाब को कोई तैरकर या हाथी पर बैठकर पार नहीं कर सकता। पार नहीं कर सकता? नहीं, अगर कोई कोशिश करता है तो वो डूब जाता है। सोचकर ही अजीब लगता है, क्या आज के जमाने में भी लोग इस पर यकीन करते होंगे या कोई इसे आजमाने की हिम्मत करता होगा? देखिए, ये कहानियां तर्क से परे होती हैं। ये उस समुदाय की सामूहिक स्मृति का हिस्सा होती है। हो सकता है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण रहा हो, जैसे तालाब में कोई भंवर या दलदल। हो सकता है, जिसे लोगों ने एक किंवदंती का रूप दे दिया हो। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, ये कहानी उस तालाब को खास बनाती है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है। हर साल 14 अप्रैल को यहाँ बेमूसा संक्रांति का एक बड़ा मेला लगता है। और यही मेले इन किंवदंतियों को जिंदा रखते हैं। ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं होते हैं, ये वो जगह होते हैं जहाँ एक पीढ़ी अपनी कहानियां, अपनी आस्था अगली पीढ़ी को सौंपती है। सही बात है, ये गोड्डा की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो इस मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के बीच आज वहाँ कौन लोग रहते हैं? 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल जनसंख्या करीब 13,13,000। 36.40%। हाँ, हमारे स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि साक्षरता के मामले में गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के साथ राज्य में सबसे निचले पैदान पर है। ये एक चिंताजनक बात है, मतलब जिले की लगभग आधी आबादी पढ़ लिख नहीं सकती। और ये 56% की साक्षरता दर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम पावर सिटी की बात करते हैं, जहां बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या स्थानीय युवाओं के पास, मतलब इन नए उद्योगों में जरूरी नौकरियां पाने के लिए स्किल्स हैं, या फिर विकास का फायदा बाहर से आए कुशल लोगों को ज्यादा मिलेगा। ये इस पावर सिटी मॉडल का एक अहम पहलू है जिस पर सोचना जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी सवाल है, विकास किसके लिए हो रहा है? खैर, इस विकास को चलाने वाले प्रशासनिक ढांचे को भी समझ लेते हैं। गोड्डा संथाल परगना प्रमंडल का हिस्सा है और इसमें 2 अनुमंडल हैं, गोड्डा सदर और महागामा। और इन अनुमंडलों के नीचे कई प्रखंड हैं। यही वो प्रशासनिक इकाइयां हैं जिनके जरिए सरकारी योजनाएं, चाहे वो स्कूल बनाने की हों या स्वास्थ्य केंद्र, जमीन पर उतरती हैं। अच्छा। फिर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, गोड्डा, महागामा, पोड़ियाहाट और 1 लोकसभा क्षेत्र। तो इसी ढांचे से ये तय होता है कि लोगों की आवाज विधानसभा और संसद तक पहुंचेगी। चलिए, अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसने गोड्डा को ग्रीन गोड्डा से पावर सिटी बना दिया। यहाँ का काला सोना, कोयला। और गोड्डा में ये किसी छोटे मोटे पैमाने पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ ललमाटिया कोलियरी है जो ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड चलाती है। हाँ। स्रोत इसे एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोयला खदानों में से एक बताते हैं। ओपन कास्ट का मतलब क्या है, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, कोयला निकालने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है अंडरग्राउंड माइनिंग, जिसमें गहरी सुरंगें खोदी जाती हैं। ठीक है। दूसरा है ओपन कास्ट या ओपन पिट माइनिंग। इसमें जमीन की ऊपरी सतह यानी मिट्टी और चट्टानों को हटा दिया जाता है और नीचे मौजूद कोयले को सीधे निकाल लिया जाता है। अच्छा, मतलब ऊपर से ही? हाँ, ऊपर से ही। और ये तरीका बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा ललमटिया में हो रहा है। और यहाँ से निकला कोयला NTPC के कहलगांव और फरक्का पावर प्लांट्स को भेजा जाता है। ये दोनों देश के बड़े बिजली घर हैं। तो इसका मतलब ये है कि गोड्डा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के लाखों घरों को रोशन करने के लिए ऊर्जा पैदा कर रहा है। हाँ। ये खदान देश की ऊर्जा सुरक्षा की एक बहुत अहम कड़ी है। ये गोड्डा को सीधे नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ती है।
और अगर ललमटिया कोयला खनन का प्रतीक है तो आधुनिक ऊर्जा उत्पादन का शिखर है अडानी पावर प्लांट। ये मोतिया गांव में है और इसकी क्षमता 1600 मेगावाट बताई गई है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, 1600 मेगावाट बहुत बड़ी क्षमता है। इससे दिल्ली जैसे शहर के एक बड़े हिस्से की बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ का ट्विस्ट ये है क्या? कि इस प्लांट की बिजली भारत में इस्तेमाल ही नहीं होती। क्या मतलब? स्रोत में लिखा है कि ये भारत का पहला पावर प्लांट है जो अपनी 100% बिजली बांग्लादेश को निर्यात करता है। ये तो बहुत अनोखी बात है। हाँ, और ये गोड्डा को सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा कर देता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली बनाने का नहीं है, ये भारत की पड़ोसी पहले की विदेश नीति का एक ठोस उदाहरण है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे झारखंड का एक जिला भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने में भूमिका निभा रहा है। लेकिन इस प्लांट के लिए कोयला कहाँ से आता है? ललमटिया से तो नहीं? नहीं, इसके लिए कोयला मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयात किया जाता है और कुछ घरेलू खदानों से भी लिया जाता है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, बिजली गोड्डा में बनती है और इस्तेमाल बांग्लादेश में होती है। इतने बड़े औद्योगिक विकास को चलाने के लिए कनेक्टिविटी तो चाहिए ही होगी। और यहीं पर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। 2021 से पहले गोड्डा रेल के नक्शे पर था ही नहीं। ये यकीन करना मुश्किल है ना? बिल्कुल। एक जिला जहां एशिया के सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक हो, वो देश के बाकी हिस्सों से रेल से कटा हुआ था। सोचिए, इतने सालों तक सामान और लोगों की आवाजाही सिर्फ सड़कों के भरोसे रही होगी। हाँ, जो विकास की रफ्तार पर एक ब्रेक की तरह काम करता है। बिल्कुल। लेकिन अब हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन शुरू हो गई है और इससे गोड्डा सीधे दिल्ली, रांची और पटना जैसे शहरों से जुड़ गया है। इसे गेम चेंजर कहना गलत नहीं होगा। ये सिर्फ यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है, ये उद्योगों के लिए एक लाइफलाइन है। इससे कोयले और दूसरे सामानों की ढुलाई बहुत सस्ती और तेज हो जाएगी। इससे व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, बाहर से निवेश आना आसान होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये गोड्डा को सही मायनों में देश की आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमने गोड्डा की पूरी यात्रा देखी, अंग महाजनपद के प्राचीन इतिहास से लेकर माँ योगिनी की आस्था तक। एक 10 प्रश्नों वाला क्विज। अच्छा, चलिए देखते हैं। हाँ, तो मैं सवाल और विकल्प पढ़ूंगी और आप सही जवाब और उसका कारण बताइएगा। ठीक है। तो पहला सवाल, पुराने संथाल परगना जिले से अलग होकर गोड्डा एक स्वतंत्र जिला कब बना? ऑप्शंस हैं ए 15 नवंबर 2000, बी 25 मई 1983, सी 12 मई 1991 या डी 26 अप्रैल 2001। ये तो हमने अभी शुरू में ही बात की थी। इसका सही जवाब है बी 25 मई 1983। बिल्कुल सही। चलिए प्रश्न 2, गोड्डा जिला उत्तर में प्रमुख रूप से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़ और डी बिहार। ये भी आसान है, हमने नक्शे पर इसकी स्थिति की बात की थी। उत्तर और पश्चिम में इसकी एक लंबी सीमा बिहार से लगती है, तो सही जवाब है डी बिहार। एकदम सही। अगला सवाल नदियों से जुड़ा है। झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी बांसलोई का उद्गम स्थल गोड्डा के किस स्थान को माना जाता है? ऑप्शंस ए सुंदर डैम, बी राजमहल पहाड़ियां, सी बांस पहाड़ और डी त्रिकुट पहाड़। इसका जवाब है सी बांस पहाड़। ये जेपीएससी के लिए भी एक जरूरी सवाल है कि बांसलोई नदी बांस पहाड़ से निकलती है। बहुत बढ़िया। अब सवाल नंबर 4, एशिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक गोड्डा की ललमटिया कोयला खदान किस प्रकार की खदान है? ए भूमिगत खदान, बी ओपन कास्ट खदान, सी शाफ्ट खदान या डी ड्रिफ्ट खदान। हमने इस पे बात की थी, एक ओपन कास्ट खदान है जहां जमीन को ऊपर से खोदा जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल। अब आते हैं अडानी पावर प्लांट पर। प्रश्न 5, गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट भारत का पहला ऐसा पावर प्लांट है जिसकी सबसे अनूठी विशेषता क्या है? ए यह सौर ऊर्जा से चलता है, बी ये अपनी 100% बिजली बांग्लादेश को निर्यात करता है, सी ये भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है या डी यह पूरी तरह से स्वचालित है। इसकी सबसे अनूठी और कह सकते हैं कि विवादास्पद विशेषता यही है कि ये अपनी 100% बिजली बांग्लादेश को निर्यात करता है।
तो सही उत्तर है बी। सही। अब इसी से जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न 6। गोड्डा के मोतिया गांव में स्थित अडानी पावर प्रोजेक्ट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? ए 800 मेगावाट, बी 1200 मेगावाट, सी 1600 मेगावाट या डी 2400 मेगावाट? इसकी कुल क्षमता 1600 मेगावाट है। 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स, तो ऑप्शन सी। बहुत अच्छे। अब इतिहास और आस्था पर लौटते हैं। प्रश्न 7। पथरगामा में स्थित मां योगिनी शक्तिपीठ के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ माता सती का कौन सा अंग गिरा था? ऑप्शंस हैं ए आंख, बी हृदय, सी जांग, डी जीभ। पुरानी कथा के अनुसार यहाँ माता सती की जांग गिरी थी, तो इसका सही उत्तर है सी। बिल्कुल सही। 8वां सवाल राजा बसंत राय से जुड़ा है। राजा बसंत राय द्वारा निर्मित ऐतिहासिक बसंत राय तालाब के बारे में कौन सी किंवदंती प्रसिद्ध है? ए इसका पानी कभी नहीं सूखता, बी इसमें सोने का खजाना छिपा है, सी इसे तैरकर या हाथी पर बैठकर पार नहीं किया जा सकता, या डी इसमें औषधीय गुण है। वो मशहूर कहानी कि इसे कोई तैरकर या हाथी पर बैठकर पार नहीं कर सकता, तो ऑप्शन सी सही है। एकदम सही। अब एक बहुत जरूरी सवाल, प्रश्न 9। गोड्डा का सुंदर पहाड़ी प्रखंड मुख्य रूप से किस विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी का निवास स्थान है? ए संथाल, बी सौरिया पहाड़ियां, सी मुंडा या डी हो? सुंदर पहाड़ी प्रखंड वो सौरिया पहाड़िया जनजाति का मुख्य निवास स्थान है, जो झारखंड के पीवीटीजीज में से एक हैं। तो उत्तर है बी सौरिया पहाड़िया। शानदार। और आखिरी सवाल, प्रश्न 10। प्रशासनिक दृष्टि से गोड्डा जिले को कुल कितने अनुमंडलों सब डिविजन्स में विभाजित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। हमने बात की थी गोड्डा में 2 अनुमंडल हैं, गोड्डा सदर और महागामा, तो सही जवाब है बी 2। बहुत बढ़िया, आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए। शुक्रिया। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो गोड्डा की कहानी क्या है? ये एक ऐसे जिले की कहानी है जो एक दौराहे पर खड़ा है। हाँ, ये एक क्लासिक कहानी है परंपरा और आधुनिकता के बीच के संघर्ष और सह अस्तित्व की। एक तरफ माँ योगिनी की आध्यात्मिक ऊर्जा है, बसंत राय तालाब का रहस्य है, और सुंदर पहाड़ी इलाके में रहने वाले सौरिया पहाड़िया जैसे समूह हैं जो प्रकृति के साथ सदियों से जी रहे हैं। और दूसरी तरफ कोयले के पहाड़ हैं, 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है और एक नई रेल लाइन है जो इसे दुनिया से जोड़ रही है। तो क्या